सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब ऐसे मौके पर हो रहा है जब खित्ते में सिक्योरिटी, तवानाई और सफारती मामलात एक दूसरे से जुड़े हैं। सवाल यह कि क्या इस दौरे में सिर्फ रवायती दो तरफा ताउन ज़ेर बहस आएगा या पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में किसी नई मुश्तरका हिकमत अमली पर भी इत्तफाक कर सकते हैं? देखिए, इससे ज़्यादा क्या मुश्तरका हिकमत अमली होगी कि उनका तो डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। अटैक ऑन वन इज़ एन अटैक ऑन द अदर। ये तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर बात करेंगे वो कि जो हालात जैसे बदल रहे हैं, मसलन सऊदी अरब पे हमला हुआ है और हूतियों ने किया है, और सऊदी अरब ने पहली दफ़ा कहा है कि जी हम पे जो हमले हो रहे हैं, उन्होंने इराक़ में भी हमला किया है जवाबी इसराइल ने, इसने सऊदी अरब ने। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात एक हद से नीचे ना जाएं, क्योंकि दोनों पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं और ईरान से हमारा बॉर्डर भी है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक डेंजरस डेवलपमेंट थी, और मुझे कोई शक ही नहीं है कि आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे, और आई एम श्योर ऑलरेडी ईरान से वो बात कर रहे होंगे। तो ईरान ने भी अगले दिन कहा है कि पाकिस्तान इज़ दी नेगोशिएटर, तो बाकी और लोग मुल्क उसमें शामिल हैं। इसका मतलब है कि ईरान भी ये समझता है कि पाकिस्तान की एडवाइस का इसलिए वज़न है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का इत्तेहादी है और कोई छुपा हुआ इत्तेहादी नहीं है। उनसे बरादराना ताल्लुकात हैं, हमारे बॉर्डर है, हमारे बहुत से और ताल्लुकात हैं, हमारे बहुत से लोग जाते हैं वहाँ, पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं, श्राइन्स पे जाते हैं हमारे मुल्क से। हमारे कोई 15-20% अवाम पाकिस्तान के जो हैं वो उनका मसलक शिया हैं, और वो अगर 20% 15% शिया हों तो वो ऐसे नहीं है जैसे कई मुल्कों पिसे हुए लोग नहीं हैं। वो हर शोबे में, चाहे वो आपका जर्नलिज्म का हो, चाहे मिलिट्री का हो, या वेरियस प्रोफेशंस हो या बिजनेस हो, शिया हर जगह पे कामयाब है यहाँ, और उनका एक मौसर रोल है। इसलिए ये समझाएंगे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल। अव्वल तो लोग समझे हुए होंगे कि पाकिस्तान के लिए ये बुनियादी हैसियत का मामला है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात ख़राब ना हो, और वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। पाकिस्तान हर सिलसिले में कोशिश करेगा कि, और वो उन्होंने एकदम आपको याद होगा, याद कराया था ईरान को जब हालात हो रहे थे ख़राब, कि डोंट फॉरगेट कि हमारा उनसे डिफेंस अलायंस है, हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। ये कोई आसान काम तो नहीं है कि हमारे कोई 4 मिलियन के करीब बंदे रोज़गार के लिए गल्फ़ ममालिक में जाते हैं, बाकी तो सब कहानियाँ इधर उधर की। और हमारे जो यानी रेमिटेंसेस हैं, लार्जेस्ट अर्निंग्स तो यहीं से आ रही थी। यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई, तो हमको तो भारी नुकसान हो रहा है। तो बाकी ममालिक की तरफ ये भी नुकसान है, कभी तेल ऊपर जा रहा है, बल्कि बढ़े ही जा रहे हैं, हर प्राइस कीमतें बढ़े जा रही हैं। तो पाकिस्तान का तो मफाद है। जो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर गए हैं, आई हैव नो डाउट कि वो जो उन्होंने ईरानियों को प्राइवेटली कहा होगा, वो सऊदी अरब को भी यही कहेंगे। राइट सर, वो तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान का जो नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक, पाकिस्तान का जो किरदार एज ए मीडिएटर वो आउट क्लास रहा है। अब जो मौजूदा इलाकाई कशीदगी है इस वक्त, और फिर सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक मफादात, और फिर ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, इस तनाजुर में पाकिस्तान आपको लगता है कि वाकई एक परफेक्ट मीडिएटर है, या इस वक्त ज़मीनी हकाइक इस सफारती कोशिश को महदूद कर देंगे? देखें, बात यूँ है कि ये तो कोई डाउट नहीं, जिस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान वाहिद नेगोशिएटर
बेस्ट नहीं, वाहिद। क्योंकि मैंने भी अपने दौर में ये किया है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ईरान की और अमेरिका मेरे ज़रिए, मैं फॉरेन मिनिस्टर जो था, पैगाम भिजवाते थे, बातचीत करते थे, हम कोशिश करते थे टेंशन कम हो। न्यूक्लियर इशू उस वक्त भी था, उस वक्त भी हम मिसाइल और न्यूक्लियर पे बात कर रहे थे। आज का मौजू नहीं, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान वाहिद था, और जो सऊदी अरेबिया और ईरान है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अलावा शायद चाइना, चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके दोनों से ताल्लुकात हैं। हमारा तो बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, इसलिए हमारे बिल्कुल बुनियादी मफादात के खिलाफ होगा अगर ये टेंशन बढ़े, जिसमें ईरान और गल्फ़ के ममालिक जो हैं वो आपस में गुत्थी हो जाए, क्योंकि इसका तो फ़ायदा सिर्फ इज़राइल को है। इज़राइल चाहता है कि मुसलमान के ख़िलाफ़ लड़े। इसे हमें तो किसी मुल्क को कोई शक ही नहीं, सारे के सारे नुकसान में होंगे। पाकिस्तान इनएक्टिव हो ही नहीं सकता। कई दफ़ा लोग समझते हैं पाकिस्तान इतनी क्यों एक्टिव हो रहा है। भाई हमारा ऑप्शन कोई नहीं है, हमारी जोग्राफिया में इजाज़त नहीं देता, हमारी तारीख़ी बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड हमें इजाज़त नहीं देती कि हम इनएक्टिव हो। तो आई एम ग्लैड एंड वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान इज डिप्लोमेटिकली वेरी एक्टिव। हमें एक ऑप्शन कोई नहीं। तो आपने पूछा फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं वो इस सिलसिले में गए हैं, वो फैसिलिटेट भी करेंगे कि इनकी टेंशन्स को कम करने की, और वो हत्ता इम्कान कोशिश करेंगे कि इनके दरमियान हालात मजीद ख़राब ना हों। राइट। और सर, पाकिस्तान ने इस साल अप्रैल में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरानी मुज़ाकरातकारों की मेज़बानी की थी और वो MOU साइन हुआ था। क्या दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान एक बार फिर मेज़बानी करने जा रहा है? क्योंकि बाकर कालीबाफ के अनकरीब पाकिस्तान आने की एक खबर भी सामने आई है। आपको लगता है कि अब ये दोबारा से MOU की तरफ आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि बड़ी खुशी की बात होगी कि आए, खबरें तो उड़ती रहती हैं, और लेकिन सवाल ये है कि MOU जब साइन हुआ है, दोनों मुल्क अंग्रेज़ी जानते हैं, वो फ़ारसी में भी लिखा गया है, तो उनको समझ है उसका क्या मतलब है। पहली बात तो यह है कि MOU में लिखा गया था कि जो है लबनान वो उसका हिस्सा होगा। अमेरिका ने उसकी ख़ास परवाह नहीं की, उन्होंने एक मुआहिदा करवा दिया, एक मुआहिदा कहना चाहिए नहीं, इन्वर्टेड कॉमर्स में, सो कॉल्ड मुआहिदा बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। मैं सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूँ, वो मुआहिदा उनके दरमियान होता है जो मुआहिदा करने की कुव्वत रखते हो। लबनान की बेचारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है, उनकी फ़ौज इतनी कमज़ोर है, जानबूझ के इजराइल ने वो फ़ौज मजबूत नहीं होने दी। अगर लबनान मजबूत मुल्क होता तो इजराइल की क्या मजाल है। मैं भी गया था, उस वक्त भी लबनान पे हमले हो रहे थे, मैं भी बैरूत देखने गया था एज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, सिंपथाइज करने के लिए गया था। 4-5 मुल्क ही गए थे जब इजराइल पे बॉम्बिंग हो रही थी, उनमें जब इजराइल बॉम्बिंग कर रहा था इन पे लबनान पे, बैरूत मैं भी गया था, तुर्की के वजीर खारजा गए थे, मलेशिया के वजीर खारजा गए थे। तो ये क्यों दंदनाता फिर रहा है? इसलिए ना कि इजराइल की फौज कमजोर है। किसने कमजोर रखी है? इन्होंने रखी है। और जो डिफरेंसेस हैं कि वहाँ शिया सुन्नी क्रिश्चियन जो हैं वहाँ के, उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाना इजराइल के मफाद में है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक एग्रीमेंट कराया था, जिसकी बड़ी पब्लिसिटी की गई थी, इशाअत की गई कि जी देखिए जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेबनान का और इजराइल का मुआहिदा करा दिया। क्या वो मुआहिदा क्या होगा? उसको अगर हिजबुल्लाह माने ही ना, वो मानने को तैयार ही नहीं, उन्होंने कहा हम तो उस वक्त रुकेंगे जब इजरायली फौज हमारा मुल्क छोड़ के चली जाती है। तो इस पे कौन बंदा एतराज करेगा? लबनानी तो नहीं एतराज करेंगे। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि लबनानी सुन्नी और क्रिश्चियंस भी बहुत से एतराज नहीं करेंगे। तो कोशिश की जाती है ये कहने की लबनान जी डिवाइडेड है क्रिश्चियंस, शिया और सुन्नी में। जब बम गिरते हैं ना वो शिया की परवाह करते हैं, ना क्रिश्चियन की परवाह करते हैं, ना सुन्नी की परवाह करते हैं। जब वो तबाह होता है बैरूत उनका दिल का टुकड़ा, इट वॉज नोन एज द पेरिस ऑफ द ईस्ट।
जो उन्होंने हशर कर दिया बैरूत का, उसमें कोई सुन्नी हो, शिया हो, क्रिश्चियंस हो, तो उनको पता है इजरायलियों को ये, और ये इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मुआहदा करा है मेरी समझ से बाला है। उसको ईरान ने भी ये इंटरप्रेट किया कि ये सीरियस नहीं है। हो ये गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सीरियस हो ना हो, उन पे काउंटर वेलिंग प्रेशर्स हैं। एक तरफ से वो चाहते हैं जंग खत्म हो, क्योंकि इसका असर अमेरिका पे भी पड़ेगा, आने वाले इलेक्शंस पे भी पड़ेगा, तो ये जेन्युइनली चाहते हैं कि खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़ायनिस्ट लॉबी है बड़ी एक्टिव है और बहुत दौलतमंद है, चाहे आम यहूदी खिलाफ भी प्रोटेस्ट करे इसराइल के खिलाफ। यहूदी लिखारी जो है वो इसराइल के खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन जो अमीर यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस और ज़ायनिस्ट यहूदी, वो अरबपति हैं, वो तो दोनों पार्टीज को फाइनेंस करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पे वो प्रेशर भी है। तो ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अल्टीमेटली मेरी उम्मीद है और कॉमन सेंस ये डिक्टेट कर रहा है, वो आगे अल्लाह की मर्जी, अमेरिका ये समझता है नहीं, ट्रंप साहब समझते नहीं कि ये सेटलमेंट जो इशू नहीं था हरमूज का, अमेरिका ने बना दिया हरमूज का इशू। जंग से पहले कोई इशू नहीं था, जहाज जा रहे थे। अब ये जितनी देर बंद रहेगा अमेरिका को ही तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन डिवाइड होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन में हालात खराब होंगे, और अगर उनको ये भी डर है कि सेनेट में वो हार गए तो फिर इम्पीचमेंट भी हो सकती है। तो इसे बहुत से काउंटरवेलिंग प्रेशर्स हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो भी प्रेशर्स हों अल्टीमेटली उनको, दूसरा तो बड़ी खतरनाक है, वो दूसरा ये खतरनाक है कि वो ये फैसला कर ले, मैं आपको बता देता हूं कि जी मैंने तो प्रेसिडेंट बनना ही नहीं आगे। ये ठीक बात है, वो नहीं बनेंगे जी, तो ठीक है, अब जाते जाते तबाह कर दो ईरान को। इतना आसान नहीं है, ईरान नहीं तबाह होगा, ईरान के अलावा बाकी इलाका भी तबाह हो जाएगा। तो उनको किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा जो ये पॉलिसी अपनाएंगे। इसे मेरा ख्याल है पहले चांसेस ज्यादा है कि उनको ये नजर आ रहा है कि जितनी देर हॉर्मोज नहीं खुलता उतनी देर अमेरिका के लिए भी मुसीबत है, रोज लान तान हो रही है। और जिस दिन हॉर्मोज की खुलने की खबर आती है तो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ जाता है, तेल की कीमतें कम हो जाती हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चांसेस बेहतर हो जाते हैं। अकल मुझे ये कह रही है कि बावजूद जी सर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से अब चूंकि एक बुरी मुआहिदा भी तय पाया है ईरान, ओमान और अमेरिका के दरमियान, तो ये जो मुआहिदा ज़ेरे बहस है वो दरअसल ईरान और ओमान के दरमियान अपने हॉर्मुज के इंतज़ाम से मुताल्लिक है, ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं। तो क्या अमेरिका बिलवास्ता तौर पर इस मुआहिदे से अपने मफादात हासिल करना चाहता है? अगर हाँ तो फिर वाशिंगटन को इस इंतज़ाम से अमली और स्ट्रेटेजिक तौर पर क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए सीधी सादी बात है कि अगर हम ये मान लें कि हरमूज के खुलने का अगर दुनिया की मईशत को फायदा है तो अमेरिकन मईशत को भी फायदा है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आने वाले इलेक्शन में भी फायदा है। तो इस लिहाज से हालांकि वो मुआहिदा नहीं हो रहा ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो हो रहा इनके दरमियान, ओमान और ईरान के दरमियान, कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक किनारा उनके पास है, दूसरा ओमान पे, गल्फ ऑफ ओमान में खुलता है, वो उस पर बातचीत कर रहे हैं, सिक्योरिटी और शिपिंग पे बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली तो अमेरिका का मफादात सर्व होते हैं। लेकिन जो दूसरा राय है वो ये है कि ये ईरान की हाकमियत जो है और उसका जो तसल्लुत है हरमूज पे और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये अमेरिका को पसंद नहीं है। तो जो पहले मैं आपको बता रहा था जो कशमकश है कि किस चीज़ की सपोर्ट किया जाए, जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी इतनी पावरफुल है, एक पार्टी नहीं दोनों पार्टीज पे उसका कब्जा है। दूसरा यह है कि अमेरिका का अपना मुस्तकबिल, प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना मुस्तकबिल, ये कहेगा दुनिया की मईशत भी ये चाहेगी कि ये हरमूज खुल जाए और अमेरिका ईरान का मुआहिदा हो जाए। इसका क्या फैसला करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, ये मैं नहीं जवाब दे सकता। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। अंदाजा मेरा ये है कि अल्टीमेटली को दानिशमंदाना फैसला होगा जो उनके हक में भी हो और उनके आने वाले इलेक्शन के हक में भी हो, नहीं तो उनको खतरा है कि उनकी अपनी इम्पीचमेंट हो जाएगी।